नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। बढ़ते खबरों की ओर। नेपाल में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 1.5 दिन में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लोग अब भी लापता हैं। कई रास्ते बंद हो गए हैं, पुल बह गए हैं, इससे सैकड़ों यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कई जगहों पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता विनोद घिमिरे ने बताया कि अलग अलग जगहों पर भूस्खलन में 18 लोगों की जान गई है। वहीं दक्षिण नेपाल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और नेपाल के उदयपुर जिले में बाढ़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन टीम ने बताया कि 11 लोग बाढ़ में बह गए और उनकी खोज जारी है। बचाव दल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। अभी कुछ दिनों पहले ही नेपाल जेन-जी के आंदोलन के बाद इस कोशिश में था कि वहाँ स्थायित्व आए। ये एक बहुत बड़ी आपदा उनके ऊपर आन पड़ी है और नई सरकार है उसको ऐसा लगता है कि भाई अभी हम लोगों का पहला जो कर्तव्य है, पहला जो हम लोगों का काम है वो ये है कि हमारे देश के लोगों को जो ये आपदा आई है बाढ़ की अचानक, उससे लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, बचाया जाए। कई हाईवे बंद हो गए हैं और पुल बाढ़ में बह गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए सेना और स्थानीय टीमों की मदद ली जा रही है। काठमांडू एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन इनमें से भी 3 को लखनऊ एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया है। कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपात स्थिति घोषित कर दी है और लोगों से ऊंचे इलाके में जाने की अपील की है। इस साल मानसून में नेपाल में अब तक 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और कई अभी भी लापता हैं। बचाव कार्य जारी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। हम हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन साहब जो अद्वितीय विद्वान थे उनकी याद में, लेकिन दुनिया भर में जो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है वो आज 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों के काम, समर्पण और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए खास तौर पर मनाया जाता है। साल 2025 में इस दिन की 31वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में उस्ताद, गुरुजनों, शिक्षकों की चुनौतियों और उनके बदलते रोल को परिभाषित करने का मौका है। वर्ल्ड टीचर्स डे को यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंटरनेशनल मिलकर मनाते हैं। इस दिन का मकसद शिक्षकों की मेहनत की सराहना करना है और साथ ही उनके काम करने की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार आवाज़ उठाना भी है। इस खास दिन की शुरुआत 5 अक्टूबर 1966 को ही थी, जब पेरिस में एक खास बैठक में टीचर्स के अधिकारों, उनके चयन और ट्रेनिंग से जुड़ी सिफारिशों को अपनाया गया था। इसे यूनेस्को और लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल की सिफारिश कहा गया, जो शिक्षकों के प्रोफेशन से जुड़ा एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। इसी साल को याद करते हुए साल 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा है। भारत में जैसा कि मैंने बताया था, टीचर्स डे एक अलग तारीख यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। वह एक महान शिक्षक और विद्वान थे। साल 2025 में वर्ल्ड टीचर्स डे की जो थीम है, रीडिफाइनिंग एजुकेशन एज ए सपोर्टिंग प्रोफेशन, यानी शिक्षा को एक सहयोग देने वाला पेशा मानना है। इस थीम का मतलब है कि टीचिंग सिर्फ अकेले काम करने वाला प्रोफेशन नहीं है,
बल्कि इसके लिए एक मजबूत टीम और सहयोग की जरूरत होती है। अगर शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले उन्हें खुद एक मजबूत और सहयोगी सिस्टम की जरूरत होती है। यह थीम बताती है कि टीचर्स को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उन्हें सपोर्ट भी मिलना चाहिए। उन्हें अच्छी ट्रेनिंग, बेहतर संसाधन और सम्मानजनक माहौल दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकें और हर देश को, हर मुल्क को, पूरी दुनिया को एक बेहतर भविष्य दे सकें, एक बेहतर इंसान दे सकें, जो आज के दौर में बेहद ज़रूरी काम है हर उस्ताद का, हर गुरुजन का। आगे बढ़ते हैं। वीर रानी दुर्गावती कौन थी? ये प्रश्न थोड़ा सीधा सरल लगता है, उतना ही गहरा जवाब लेकर आता है। रानी दुर्गावती जी को हम आज उनकी मौत की वजह से नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के जज्बे, साहस और अपने राज्य के लिए गर्व के तरीके से जीने के लिए याद करते हैं। 24 जून 1564 को जब उन्होंने युद्ध के मैदान में अपना बलिदान दिया, वो अंत नहीं था बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो आज भी देश, महिलाओं और वीरता के नाम पर लोगों को प्रेरणा देती है। रानी दुर्गावती देवी का जन्म 1524 में कालिंजर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे चंदेल राजपूत वंश से थी। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और शासन की शिक्षा दी गई, जो उस दौर में बहुत कम लड़कियों को मिलती थी। उनकी शादी गोंड वंश के राजा दलपत शाह से हुई थी, जो दो योद्धा वंशों का संगम था। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने अपने बेटे वीर नारायण के साथ राज्य की बागडोर संभाली और राजकाज में कोई कमी नहीं आने दी। रानी दुर्गावती न केवल अपने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने, बल्कि उन्होंने अपनी सेना को भी मजबूत किया। उन्होंने किले बनाए, सैनिकों को तैयार किया, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखा। उन्होंने जल प्रबंधन में भी बड़ी भूमिका निभाई। कई तालाब और जलाशय बनवाए, जिनमें जबलपुर का रानी ताल आज भी इसकी निशानी है, जो आज भी मौजूद है। उनके शासन में व्यापार बढ़ा, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम किया गया और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला। रानी दुर्गावती ने संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। उनके दरबार में कला, संगीत और लोक परंपराओं को खूब जगह मिली। वह स्थानीय कलाकारों और मंदिरों के संरक्षक भी रही। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा, इम्तिहान तब हुआ जब अकबर के सेनापति आसफ खान ने उनके राज्य पर आक्रमण किया। रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि इज्जत के साथ मर जाना। 24 जून 1564 की सुबह रानी दुर्गावती खुद ही सरमन पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। उनकी सेना कम थी, हथियार भी कमजोर थे, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा होता था। घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो पूरी तरह से घिर गई और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी ही कटार से अपनी खुद की जान ले ली, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। रानी दुर्गावती सिर्फ एक प्रदेश गोंडवाना की रानी नहीं थी, वो आज़ादी और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई थी। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और म्यूजियम आज भी उनकी याद को जिंदा रखते हैं। भारत सरकार हर साल उनकी बहादुरी को याद करती है और उनकी कहानी इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं चलाया, बल्कि एक सोच को जन्म दिया कि हार मानना मंजूर नहीं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक माँ, एक योद्धा और आज़ादी के लिए पहली आवाज़ों में से एक थी। रानी दुर्गावती को आज वो हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन डीए न्यूज़ प्लस की ओर से शकील साजिद हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं। एक और बात जिसका बहुत जिक्र चल रहा है, आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम घोषित की गई है और वनडे टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है और कहा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि सुझाव लिया गया है रोहित शर्मा से, तो शायद उन्होंने शुभमन गिल का नाम सुझाया। बड़ी बात यह है कि उसी टीम में रोहित शर्मा एज ए बैट्समैन खेलेंगे। जी हाँ, एक सबसे सफल कप्तान किसी टीम में एज ए बैट्समैन खेलेगा और उसके कप्तान शुभमन गिल होंगे। जो T20 मैच की टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव जी को बनाया है। बात करते हैं रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा का वनडे कप्तानी का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने भारत की टीम को कई बड़ी जीत दिलाई। रोहित ने 56 वनडे मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 42 में भारत ने जीत हासिल की। उनकी जीत का प्रतिशत करीब 75% है, जो विराट कोहली और MS धोनी से बेहतर है। रोहित की कप्तानी में टीम ने 2018 से 2023 के एशिया कप के साथ साथ 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। रोहित शर्मा 2025 के IPL के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। हालांकि टीम की कप्तानी, जैसा कि मैंने बताया, अब शुभमन गिल के पास है, जो अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की कप्तानी करेंगे। रोहित पहले ही T20 और टेस्ट क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले चुके हैं। वनडे में रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान कई रिकॉर्ड बनाए। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में उन्होंने 27 मैचों में 24 जीत हासिल की है, जो लगभग 89% है। साथ ही वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कप्तानी के दौरान 50 से ज़्यादा की औसत और 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित ने 597 रन बनाए थे, जो कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज़्यादा रन हैं। रोहित शर्मा का बल्लेबाजी प्रदर्शन कप्तानी के दौरान भी बेहतर रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट कप्तान के रूप में 111.97 है, जो उनकी सामान्य बल्लेबाजी से भी काफ़ी ऊपर है। रोहित शर्मा ने दोहरा शतक भी जड़ा है, जो कप्तान के तौर पर किसी भारतीय बल्लेबाजी के लिए बड़ी उपलब्धि है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में भारत ने 10 मैच लगातार जीते हैं। इस मामले में वे रिकी पोंटिंग, महान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, और MS धोनी, हिंदुस्तान के बहुत शानदार कप्तान के बाद तीसरे नंबर पे हैं। एशिया कप में भी रोहित सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 11 में से 9 मैच जीते हैं। इस तरह रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में न सिर्फ कप्तानी बल्कि बल्लेबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनका रिकॉर्ड धोनी और कोहली जैसे दिग्गजों से आगे है, जो उनकी महानता का परिचायक है। हालांकि हिंदुस्तान में एक से एक शानदार कप्तान हुए हैं। अगर हम बात करें शुरुआत से, मंसूर अली खां पटौदी, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, अजहरुद्दीन, और एक बहुत शानदार कप्तान जिसने भारत को जीतना सिखाया, हम सबके बेहद फेवरेट 1983 के विश्व कप विजेता, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को हराया था उस दौर की, कपिल देव। उसके बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, और उसके बाद MS धोनी, और ये सब ऐसे एक से एक शानदार दिग्गज कप्तान हुए हैं। लेकिन बिला शक हम ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है, जो इस बात की गवाही देता है कि एक बहुत शानदार प्लेयर, एक बहुत शानदार क्रिकेट व्यक्तित्व आज हमारे साथ है। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम ने आई लव मोहम्मद पर अपनी बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखना बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा। उनका कहना है, बाबा बागेश्वर धाम जो कल से कथा कर रहे हैं रायपुर के अवधपुरी में, जिसके आयोजक बसंत अग्रवाल जी, चंदन अग्रवाल जी हैं, उनका कहना था कि हर किसी को अपने धर्म या आस्था का सम्मान जताने का पूरा हक है। ये बात कोई एक बेहद धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति ही कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में है और अगले 5 दिनों तक यहाँ कथा करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि गुढ़ियारी वाले हनुमान ने बुलाया है और छत्तीसगढ़ को वो बहुत खास मानते हैं। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यह जगह उनके लिए अहम है। मीडिया से कहते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी ने धर्म के नाम पर छेड़छाड़ की तो उसे छेड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात करेगा कि तन से जुदा करने की बातें हैं तो कानून और हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा, दोनों इसका कड़ा जवाब देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने नक्सलवाद के खत्म होने पर भी खुशी जताई और कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अब इलाके में शांति वापस आई है, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक वह दिल्ली से वृंदावन तक
3 प्रदेशों में पद यात्रा करेंगे। उनका कहना था कि इस यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र और सामाजिक समरसता की दिशा में काम करना है और लोगों को जोड़ना है। शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री ने तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर जलाने की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा करना घोर निंदनीय है और जो इस तरह के काम करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उनका कहना था कि कुछ मामलों में देश में चुप्पी है जो गलत है। दोहराया कि जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा वे उसके खिलाफ बोलेंगे और वे सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा होगी और वो लोगों को जोड़कर चलते रहेंगे। ये बयान बोलचाल की भाषा में दिया गया है और धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार ये कहा कि वे किसी भी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर धर्म और संस्कृति की रक्षा उनके लिए बेहद अहम है। आने वाले और 3-4 दिनों तक हम अवधपुरी में, जो कि गुढ़ियारी में है, वहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए जो इस तरह के बाबा आते हैं, इनके कदम शुभ होंगे, हमारे लिए अच्छा करके जाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं। नमस्कार।